में हो क्या रहा है। जब से ये मोदी जी आए हैं, आदरणीय मोदी जी के बड़े प्रिय बताए जाते हैं, योगी जी मोदी जी के दोनों के प्रिय कुलदीप सेंगर थे। उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था के अलावा आपके शिक्षा बिल्कुल चौपट कर दी गई है। अभी योगी जी ने एक फरमान जारी किया था जिसमें 50 से कम बच्चे जो हैं उन स्कूलों को बंद करने का फरमान था, लेकिन जब उसका विरोध हुआ, ये गरीब को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बनाने हैं जो जिन पूंजीपतियों के लिए ये काम कर रहे हैं। उन पूंजीपतियों की फैक्ट्रियों में मजदूर की ज़रूरत है, तो वो मजदूर की पूर्ति तभी होगी जब हमारे देश का जो है नौजवान अनपढ़ और गंवार रह जाएगा, तो उस बेचारा उसकी मजबूरी होगी कि मजदूरी करे उन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर में जो उसके विरोधी हैं, है ना। आपको देखिए न्याय व्यवस्था, क्या नाम है, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल उत्तर प्रदेश की चरमरा चुकी है। आप योगी जी और मोदी जी के शासन को एक भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता एक दुस्वप्न के रूप में याद करेगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के लिए सैकड़ों स्कूलों के नए स्कूलों की नींव रखी और वहाँ पर बनवाए, और अस्पतालों के अंदर में से स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना उत्तम स्तर का कर दिया, लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना भूल चुके थे। लेकिन अब वही व्यवस्था चरमरा रही है और अब लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। तो आने वाले वक्त में 2027 के अंदर में मेरे को उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में जो है 43 सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन ने वो किया, 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और इनके 400 अब की बार 400 पार को रोक करके संविधान को बचाया। उसी प्रकार आने वाले समय के अंदर में 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित होंगे और आने वाले समय के अंदर में हमारा प्रदेश फिर विकास की राह पर दौड़ेगा। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के अंदर में, उन्होंने इस देश के अंदर में इस देश के लिए ये मानिए आप कि श्राप के रूप में याद किए जाएंगे वो कि इस देश के अंदर में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसके कार्यकाल में जिन्होंने अपनी धर्मांधता फैलाई। आप ये देखिए कि कोरोना के समय में वो थाली और ताली बजवा रहे थे और यहाँ पर इतने मृतकों की इतनी ज़्यादा संख्या थी कि उनके दाह संस्कार करने के लिए ना तो लोग थे, क्योंकि किसी भी कोरोना में मृत व्यक्ति को कोई छूना भी नहीं चाहता था। तो आप ये देखिए कि ये पिछला साल के अंदर में 600 लोग सिर्फ श्रद्धालु ज़्यादातर उनके अंदर, यानी आधे से ज़्यादा 260 तो एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर में मारे गए थे। उसमें कुछ डॉक्टर भी थे, करीब 17-18 डॉक्टर बताए जाते हैं जो मरे थे उसके अंदर। टोटल डॉक्टर और स्टाफ जो था वहाँ का कैंटीन का, जिस हॉस्टल के ऊपर में ये जहाज़ गिरा था उसके अंदर में स्टाफ भी था और डॉक्टर भी थे, तो करीब 18-19 लोग बताए जाते हैं मारे गए थे उसके अंदर में, और ऐसे कुल मिलाकर 260 मृतक हुए थे उस हादसे के अंदर में। तो ऐसे जाने कितने हादसे हो चुके हैं पिछले 11 सालों के अंदर में, और ये साल पिछला तो ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसके अंदर में कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। मेरा तो यही कहना है कि आने वाला वर्ष हमारे देश के लिए मंगलमय हो ताकि लोग विकास कर सकें, अपने परिवारों को रोजी रोटी कमा करके अपने परिवारों को पाल सकें। तो यही मेरी आने वाले नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। सर, जो 2025 वर्ष जो बीतने जा रही है और 2026 की वर्ष आने वाली है, तो 2025 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे देश की सरकारें हैं किस प्रकार से जनता के हितों के कार्य किए हैं या जनता के हितों के कार्य करने में विफल रहे हैं? क्या विचार है आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमित भाई, ये वर्ष एक दुस्वप्न के रूप में याद किया जाएगा। 2025 के अंदर में शुरुआत में जनवरी-फरवरी में कुंभ का मेला चल रहा था प्रयागराज के अंदर में, तो वहाँ पर मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ के अंदर में 37 लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृत हुए, जबकि बताया जा रहा है कि वहाँ संख्या कुछ बहुत ज़्यादा थी, सरकारी बताए गए आंकड़ों से बहुत ज़्यादा थी। और उसी दौरान 15 फरवरी को नई दिल्ली स्टेशन पर कुंभ में आने वाले लोगों के अंदर में प्रयागराज के लिए जो 15-16 नंबर स्टेशन पर जो है प्रयागराज एक्सप्रेस आ रही थी,
तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा भगदड़ मची और उसके अंदर में कई लोग मारे गए। इस साल के अंदर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसके अंदर हादसे नहीं हुए। चाहे पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा के अंदर में कुछ जो है श्रद्धालु मारे गए हों, या कुंभ में मारे गए हों, या उस क्या नाम है इसके अंदर में केरला के अंदर में मंदिर के अंदर में मारे गए हैं। कई जगहों पर ये जो धर्मांधता इन्होंने इस सरकार ने जो फैलाई है, उसकी वजह से बहुत से लोग मंदिरों और जो मेलों के अंदर में मारे गए। मैंने जो अभी आंकलन किया, करीब 600 व्यक्ति इन हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस साल का सबसे बड़ा हादसा, भयंकर हादसा एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें विजय रूपाणी पूर्व सीएम मारे गए थे। बताया जा रहा है कि वो हादसा भी पता नहीं क्या जो है कैसे हुआ, क्योंकि विजय रूपाणी के ऊपर बताया जा रहा है कि 25,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा था, जिसकी वजह से वो घोटाले के अंदर में जो लोग उनके साथी थे, उनके नाम बताने वाले थे, उन्होंने कैसे ये घोटाला किया, तो बताया जा रहा है कि क्या उनकी जान कैसे गई ये तो प्रकृति जानती है ना। लेकिन अफवाहें बहुत सी हैं। आप देखिए, जिस दिन से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के अंदर में, उन्होंने इस देश के अंदर में इस देश के लिए ये मानिए आप कि श्राप के रूप में याद किए जाएंगे वो, कि इस देश के अंदर में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसके कार्यकाल में जिन्होंने अपनी धर्मांधता फैलाई। आप ये देखिए कि कोरोना के समय में वो थाली और ताली बजवा रहे थे, और यहाँ पर इतने मृतकों की इतनी ज़्यादा संख्या थी कि उनके दाह संस्कार करने के लिए ना तो लोग थे, क्योंकि किसी भी कोरोना में मृत व्यक्ति को कोई छूना भी नहीं चाहता था। तो आप ये देखिए कि ये पिछला साल के अंदर में 600 लोग सिर्फ श्रद्धालु ज़्यादातर उनके अंदर, यानी आधे से ज़्यादा 260 तो एयर इंडिया की फ़्लाइट के अंदर में मारे गए थे। उसमें कुछ डॉक्टर भी थे, करीब 17-18 डॉक्टर बताए जाते हैं जो मरे थे। उसके अंदर टोटल डॉक्टर और स्टाफ जो था वहाँ का कैंटीन का, जिस हॉस्टल के ऊपर में ये जहाज़ गिरा था, उसके अंदर में स्टाफ भी था और डॉक्टर भी थे। तो करीब 18-19 लोग बताए जाते हैं मारे गए थे उसके अंदर में, और ऐसे कुल मिलाकर 260 मृतक हुए थे उस हादसे के अंदर में। तो ऐसे जाने कितने हादसे हो चुके हैं पिछले 11 सालों के अंदर में, और ये साल पिछला तो ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसके अंदर में कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। मेरा तो यही कहना है कि आने वाला वर्ष हमारे देश के लिए मंगलमय हो, ताकि लोग विकास कर सकें, अपने परिवारों को रोजी रोटी कमा करके अपने परिवारों को पाल सकें। तो यही मेरी आने वाले नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं हैं। देखिए, इस साल अभी आपने देखा होगा अरावली पर्वत के लिए, अरावली पर्वतमाला जो है इंडिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, उसके अंदर में नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। और फिर अपने ही जब उन्होंने देखा कि इस बात बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो उन्होंने, चूँकि वो विशेषज्ञ नहीं थे पर्यावरण विशेषज्ञों ने, और उन्होंने जब चेतावनी दी कि इसका भयंकर परिणाम होगा, तो उन्होंने जो है रिव्यू किया अपने ऑर्डर को, और अरावली पर्वत की परिभाषा को चेंज किया। परिभाषा क्या थी कि 100 मीटर तक के ऊंचाई का कोई पहाड़ नहीं माना जाएगा। 300 फुट ऊंचाई उनके लिए कोई ऊंचाई ही नहीं है पहाड़ की। आप समझिए, कहीं भी मैंने बड़े से बड़े पहाड़ देखे हैं, वो नीचे से शुरुआत करते हैं जीरो से, फिर धीरे धीरे 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर और फिर 500, हज़ारों मीटर तक ऊपर जाते हैं पहाड़। तो आप ये देखिए, वो पर्यावरणविद बन गए, जज वगैरह, है ना। उनको अगर कोई वो देना था, वर्डिक्ट देना था, तो सबसे पहले कम से कम विशेषज्ञों की टीम बनाई जाती, पर्यावरणविदों की टीम बनाई जाती, और वो टीम की रिपोर्ट के आधार पर इनको डिसीजन देना चाहिए। हर जगह आप मजिस्ट्रेट अपने विवेक से निर्णय देता है, लेकिन उसे जहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो वहाँ पर उन्हें विशेषज्ञ लोगों की मदद लेकर के उसके आधार पर निर्णय करना चाहिए। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ।
इसकी वजह से ही इनको, जब पर्यावरणविदों का और आम जनता का विरोध शुरू हुआ तो इनको ये मुकदमे में अपना वर्डिक्ट वापस लेना पड़ा और उसको उसकी जो परिभाषा है उसको ख़त्म करना पड़ा। उन्होंने अरावली पर्वत श्रृंखला को लोगों ने, पर्यावरणविदों ने बचा लिया। आप देखिए कोर्ट आज का क्या कर रहा है। किसी व्यक्ति को जैसे कोई सज़ा है और सज़ा से पहले ही क्या, साहब इसने इतने दिन सज़ा काट ली है और इसलिए इनके ऊपर अभी तक वो, और उनके ऊपर चल रहे हैं अभी कुछ और मुकदमे चल रहे हैं जिसमें सज़ा होनी बाकी है, उसके बावजूद उसकी सज़ा को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया और उसको रिहा करने के आदेश कर दिए। सोचिए ये देश की न्याय व्यवस्था कहाँ जा रही है, क्यों ऐसे निर्णय दिए जा रहे हैं? कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लालच होगा, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित होंगे, तभी तो ऐसे निर्णय देता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो। मैं कहता हूँ क्यों, वो भी तो मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, तो वो भी तो व्यक्ति ही हैं, है ना। उनके अंदर क्या मानसिक भावनाएं, मानवीय भावनाएं नहीं हैं? तो सोचने की बात है। एक नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार करके और उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया और उसके बावजूद उस लड़की ने जब ये वर्डिक्ट का विरोध किया तो उसको पुलिस ने जो है नज़रबंद कर दिया, उठा के ले गई उसको, जहाँ पे इंडिया गेट पे से और कई जगह जहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की, उनको पुलिस ने डिटेक्शन में डाल दिया, उसमें डाल दिया, डिटेंशन में। तो सोचने की बात है ये देश के अंदर में हो क्या रहा है। जब से ये मोदी जी आए हैं, आदरणीय मोदी जी के बड़े प्रिय बताए जाते हैं, योगी जी मोदी जी के दोनों के प्रिय कुलदीप सेंगर थे। उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था के अलावा आपके शिक्षा बिल्कुल चौपट कर दी गई है। अभी योगी जी ने एक फरमान जारी किया था जिसमें 50 से कम बच्चे जो हैं उन स्कूलों को बंद करने का फरमान था, लेकिन जब उसका विरोध हुआ, ये गरीब को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बनाने हैं, जो जिन पूंजीपतियों के लिए ये काम कर रहे हैं उन पूंजीपतियों की फैक्ट्रियों में मजदूर की ज़रूरत है। तो वो मजदूर की पूर्ति तभी होगी जब हमारे देश का जो है नौजवान अनपढ़ और गंवार रह जाएगा, तो उस बेचारा उसकी मजबूरी होगी कि मजदूरी करे उन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर में जो उसके विरोधी हैं, है ना। आपको देखिए न्याय व्यवस्था, क्या नाम है, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल उत्तर प्रदेश की चरमरा चुकी है। आप योगी जी और मोदी जी के शासन को एक भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता एक दुस्वप्न के रूप में याद करेगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के लिए सैकड़ों स्कूलों के, नए स्कूलों की नींव रखी और वहाँ पर बनवाए और अस्पतालों के अंदर में से स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना उत्तम स्तर का कर दिया, लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना भूल चुके थे। लेकिन अब वही व्यवस्था चरमरा रही है और अब लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। तो आने वाले वक्त में 2027 के अंदर में मेरे को उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में जो है 43 सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन ने वो किया, 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और इनके 400, अब की बार 400 पार को रोक करके संविधान को बचाया। उसी प्रकार आने वाले समय के अंदर में 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित होंगे और आने वाले समय के अंदर में हमारा प्रदेश फिर विकास की राह पर दौड़ेगा। आने वाले वर्ष हमारे देश के अंदर में, हमारे प्रदेश के नागरिकों के लिए जो है उत्तम मंगल लेके आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं और नव वर्ष सबको मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। कहना चाहेंगे जो 2025 की साल जो समापन की हो रहा है, तो इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे जो सरकार के द्वारा जो जनता के लिए कार्य करने चाहिए थे, वो उस कार्य में सफल रही या असफल रही? आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को वर्ष 2025 की विदाई और नव वर्ष के आगमन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपका प्रश्न है केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए वर्ष 1925 कैसा रहा? वर्ष 1925 का वर्ष केंद्र सरकार का पूर्ण विफलता का वर्ष रहा, क्योंकि भारत सरकार मानवाधिकार आयोगों या मानवाधिकारों को लेकर के संवेदनहीन नजर आई और विदेश नीति पर फेल रही।
आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर फेल रही, आर्थिक नीतियों पर विफल रही और पुलवामा का हमला हुआ वो आंतरिक सुरक्षा विफलता का और मणिपुर की हिंसा आंतरिक विफलता के बड़े उदाहरण हैं। और आर्थिक विषमता और घोटालों की सरकार 2025 मोदी जी के नाम है, क्योंकि मणिपुर में 200 से ज़्यादा हत्याएं दंगा में हुई। ये केंद्र सरकार का दायित्व था कि वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा करना, लेकिन वो पूर्ण रूप से विफल रहे। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा पुलवामा आर्मी की जिम्मेदारी होती है और उसके सर्वे सर्वा हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वो भी देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था देने में विफल रहे। इसलिए यह कहा जाए कि केंद्र की सरकार भारतीय नागरिकों के बीच में आर्थिक विषमता को मिटाने में फेल रही है। आर्थिक खाई का अंतर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है। देश की पूंजी चंद लोगों के हाथ में चली गई है और बहुसंख्यक लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। जहाँ तक बात है उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार, ये भी नागरिकों के मान सम्मान सुरक्षा देने में पूर्ण विफल रही है, जिसका उदाहरण आप कुंभ की घटना देख सकते हैं। कुंभ में ये कोई शांति व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था कायम करने में पूर्ण रूप से विफल रहे। भगदड़ में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, माँ बहनों की असमतें असुरक्षित रहीं और कोई भी इस तरीके का कार्य नहीं हुआ जिससे जनता राहत महसूस होती। नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला होता रहा और ये बातें बुलंद होती रहीं कि संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, क्योंकि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार भारत के संविधान विरोधी सरकार है। यह हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी है, क्योंकि भारत सभी धर्म मजहब संप्रदाय के रहने वाले नागरिकों का देश है। इसलिए भारत के महान नेताओं ने जब ये संविधान बनाया तो ये भारत की प्रेमबल में संविधान का सार समाहित किया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य बनाएंगे। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो भारत के जो शहीद हुए हैं, भारत के जो महान क्रांतिवीर हुए हैं, भारत के महान नेता जिनके संघर्ष से इस देश को आज़ादी मिली, ये सब उनका अपमान करते हैं। दूसरा, ये समानता विरोधी हैं, स्वतंत्रता विरोधी हैं, न्याय विरोधी हैं और व्यक्तिगत गरिमा के विरोधी हैं, बंधुत्व के विरोधी हैं। क्योंकि ये इस बात को तो कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं और आरएसएस के सरसंचालक भी कहते हैं कि कोई भी दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, जनजाति लोगों का आरक्षण ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन ये आरक्षण के मिलने वाले जो सोर्स हैं, जिनके माध्यम से आरक्षण देकर के उनकी हालत सुधारी जाती है, वो सभी व्यवस्थाएं इन्होंने फेल कर दी हैं। वो सभी विभाग जिनमें नौकरियां लगती थीं, चाहे वो निर्माण के हों, चाहे सरकारी विभाग व्यवस्था के हों, उन सभी में इन्होंने ठेका प्रथा लागू करके उद्योगपतियों को दे करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों सभी का आरक्षण इन्होंने ख़त्म करने का कार्य किया है। दूसरा, ये संविधान बदलने की बार बार बात कहते हैं, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं कहा पूरे साल में कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे। और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मतलब है कि ये भारतीय संविधान में व्यवस्था आस्था रख करके हिंदू धर्म ग्रंथों में आस्था रखना। मैं किसी की आस्था का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन भारत का महान ग्रंथ भारतीय संविधान सभी धर्म मजहबों को भी संरक्षण देता है। वो सभी धर्मों से महान ग्रंथ है।
जिसमें सभी धर्म मजहब के नागरिक उसमें आस्था रखते हैं, और वही वो महान ग्रंथ है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमामय जीवन जीने की गारंटी देता है। ये हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं देते। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर इस देश के दलितों को, पिछड़ों को उसी आदिकाल में ले जाना चाहते हैं जिसमें इनको विषमता का शिकार बनाया था, अन्याय का शिकार बनाया था, ऊंच नीच का शिकार बनाया था और शासन, सत्ता, संपत्ति, स्वाभिमान से वंचित रखा था। मैं नववर्ष के लिए भारत की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो हिंदू धर्म के नारे के बहकावे में ना आए, भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए और सभी को विकास का मौका मिले, सभी के बीच में करुणा और मैत्री रहे। इसलिए आने वाले समय में इस साल के विदाई के साथ साथ 2027 में कम से कम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करें तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों के मानवीय मौलिक अधिकार बहाल रहेंगे। इसलिए वर्ष 2025 योगी जी और मोदी जी की विफलता की साल रही है। यही मेरा जनता से संदेश है कि ये भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुसार मान, सम्मान, सुरक्षा देने में विफल रहे। आर्थिक विषमता बड़े पैमाने पर बढ़ी है, रोज़गार दे नहीं सके, शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, यानी नागरिक अमन चैन का जीवन नहीं जी रहे इनके शासनकाल में। केवल चंद घराने पैसे वाले हो गए, उसी से इनको देश का विकास नज़र आता है। तो मैं जनता से अपील करते हुए कि आने वाले 2027 के लिए 2026 में तन मन से समर्पित होकर के माननीय अखिलेश जी के हाथ मजबूत करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में ला करके माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सामाजिक न्याय, बंधुत्व के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में चलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को सुना। सभी के लिए नववर्ष की एक पुनः मंगल कामना प्रेषित करता हूँ।